अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा चैप्टर है वो हमारा यूनिट नंबर 2 का आखिरी चैप्टर है जो हमने डिस्कस करना है, एक्साइटेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। और मैंने अपनी तरफ से अब वीडियो क्वालिटी बेहतर बनाने की कोशिश की है क्योंकि मुझे इन चीज़ों में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब कैमरा कैसे हैंडल करते हैं और वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड करने में। आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट टू लाइक गिव अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज। सो चलो शुरू करते हैं। अच्छा जी, पहले जो आपके पास है एक्साइटेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक हो गया। सबसे पहले तो आपके पास पहले पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास स्मूथ मसल्स के स्मॉल फाइबर्स की लेंथ दी हुई है। ठीक है, वो आपको आनी चाहिए 20 to 500 माइक्रोमीटर्स। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास एक सिमिलैरिटी दी हुई है स्मूथ और स्केलेटल मसल्स की, कि जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स आपको स्मूथ मसल में नज़र आते हैं वही आपके पास स्केलेटल मसल में भी वही थे। उसके बाद दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल्स। सही है, आपके पास 2 टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल दिए हुए हैं, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल फाइबर्स एंड यूनिटरी स्मूथ मसल फाइबर स्मूथ मसल्स। ठीक है, अब इनमें फ़र्क क्या क्या है आपने पैराग्राफ पढ़ना है और इनमें जो 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स ऑफ दीज ये आपने याद कर लेना है। ठीक है, आपको ये SCQ में भी आ सकता है और आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये सेकेंड ईयर में आपके बहुत काम आएगा। आपकी क्या कहते हैं जनरल एनाटॉमी में भी इसमें से सवाल आते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये 2 जो टाइप्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? मल्टी यूनिट स्मूथ मसल फाइबर्स ये हैं, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल आप उसको कहते हो जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा मसल फाइबर्स हों। ठीक है, और वो एक दूसरे से अलग अलग सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट करें। ठीक है, अलग अलग तौर पे फंक्शन करें। डिस्क्रीट सेपरेट स्मूथ मसल फाइबर्स। ठीक है, पहला तो ये होता है इसमें। उसके बाद ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं एक दूसरे से। ईच फाइबर ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर। और हर जो फाइबर है, ठीक है, वो आपके पास एक अलग नर्व से इनर्वेटेड होता है। मोस्टली ऐसा होता है। ठीक है, कि आपके पास एक नर्व फाइबर जो है वो एक फाइबर को इनर्वेट कर रही है। ये आपके पास 3 पॉइंट इधर इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग फाइबर्स हैं, डिस्क्रीट हैं और इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहे हैं, और एक जो नर्व फाइबर है वो एक फाइबर को इनर्वेट कर रही है। ठीक है, उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इनका जो फंक्शन है ना, ये मोस्टली नर्व फाइबर्स कंट्रोल करती है, मगर जो आपके पास यूनिटरी स्मूथ मसल्स हैं उनका जो फंक्शन है वो नर्व फाइबर्स के बजाय वो क्या कहते हैं नॉन नर्वस स्टिमुलाई होता है। ठीक है, ये इधर है। उसके बाद आपके पास एग्जांपल दी हुई है मल्टी यूनिट स्मूथ मसल फाइबर की, सिलियरी मसल ऑफ द आई, आयरस मसल ऑफ द आई, पाइलोरेक्टर मसल दैट कॉज इरेक्शन ऑफ हेयर। ठीक है, ये 3 आपको बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है यूनिटरी स्मूथ मसल। यूनिटरी स्मूथ मसल्स को आप सेंसिशियल स्मूथ मसल भी कहते हो, आप विजरल स्मूथ मसल भी कह सकते हो। सेंसिशियल आप उसको इसलिए कहते हो कि क्योंकि वो सारे जो फाइबर्स हैं उसके वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एज अ सिंगल यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मल्टी यूनिट मतलब अलग अलग यूनिट के तौर पे एक्ट कर रहे थे उसका हर फाइबर। यूनिटरी मतलब एक सिंगल तौर पे उसका हर जो फाइबर है वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक सिंगल तौर पे सारे फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक सेंसिशियम की तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए आप उसको सेंसिशियल स्मूथ मसल भी कह सकते हो। और विजरल स्मूथ मसल आप उसको इसलिए कहते हो क्योंकि ज़्यादातर जो हॉलो विजरा है, फॉर एग्जांपल आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है उसमें फाइंड होते हैं। ठीक है, उसमें आपको मिलते हैं। इधर आपके पास लिखा हुआ मास ऑफ 100 of 2000 of smooth muscles that contract together as a single unit। ठीक है, that contract simultaneously as a single unit, इसलिए आप उसको यूनिटरी स्मूथ मसल कह रहे हो। उसके बाद आपके पास क्या है, ये शीट्स और बंडल्स के तौर पे आपके पास क्या कहते हैं अरेंज होते हैं। उसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इनके जो सेल मेम्ब्रेन्स है, ठीक है, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे। ठीक है, 2 फाइबर्स है तो उनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो बीच में जुड़ा होगा, मगर जो आपके पास मल्टी यूनिट है उसमें आपके पास 2 फाइबर्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, सिंगल यूनिट जो आपके पास स्मूथ मसल्स हैं, जो यूनिटरी स्मूथ मसल्स हैं, उनके बीच में गैप जंक्शंस होती हैं। ठीक है, मगर जो मल्टी यूनिट है उनमें आपके पास के बीच में गैप जंक्शंस नहीं होती। ठीक है, जी आपके पास इंपॉर्टेंट है ये रहा, गैप जंक्शंस थ्रू विच आयंस कैन फ्लो फ्रीली फ्रॉम वन मसल सेल टू द नेक्स्ट। ये अब इन दोनों में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास इसकी एग्जांपल भी है कि ये क्या कहते हैं GIT ट्रैक में होते हैं, बाइल डक्ट्स में होते हैं, यूरिट्रस, ठीक है, ब्लड वेसल्स में। ये आपके पास एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए।
आपके पास फिजियो में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपने याद करनी है और उसकी एग्जांपल साथ ना की हो। जो चीज़ आप याद करोगे उसकी आपके पास कोई ना कोई एक एग्जांपल आपको आनी चाहिए, ठीक है, फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आ जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म इन स्मूथ मसल, केमिकल बेसिस ऑफ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इधर ऐसा इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। इधर जो आपके पास याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि आपके पास स्केलेटल मसल में जैसे एक्टिन और मायोसिन के कॉम्प्लेक्स थे, उसी तरह स्मूथ मसल में भी एक्टिन मायोसिन के कॉम्प्लेक्स होते हैं। मगर आपके पास स्केलेटल मसल में ट्रोपोनिन का कॉम्प्लेक्स था, स्मूथ मसल में आपके पास ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ठीक है, इट इज एब्सेंट। और कौन सी सिमिलैरिटी होती है कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस के लिए आपके पास स्मूथ मसल में भी कैल्शियम आयन चाहिए होता है और आपके पास स्केलेटल मसल में भी कैल्शियम आयन चाहिए होते हैं, ठीक है। एटीपी की ज़रूरत आपके पास उधर भी चाहिए थी, स्केलेटल मसल में एटीपी आपका एडीपी में टूटता था, ठीक है। और इधर भी आपके पास यही मैकेनिज्म है कि एटीपी जो है वो एडीपी में टूटता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। ये आपके पास इधर लिखा हुआ है। उसके बाद आपके पास आ जाता है फिजिकल बेसिस फॉर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। वेरी इजी, ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करना। जो आपके पास बेसिक्स यहाँ पे लिखी हुई हैं वही आपको आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास इधर बताया कि स्मूथ मसल में जो है बहुत ज़्यादा एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं जो डेंस बॉडीज से कनेक्टेड है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक्टिन फिलामेंट्स हैं जो मैंने इधर बनाए हैं। तो ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं बहुत ज़्यादा वो आपके पास डेंस बॉडीज से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। और जो दो जैसे स्मूथ मसल फाइबर्स ये पड़े हुए हैं, ठीक है, ये एक आपके पास स्मूथ मसल फाइबर है, ये दूसरा स्मूथ मसल फाइबर है। तो इस स्मूथ मसल की जो डेंस बॉडी है वो दूसरे स्मूथ मसल की डेंस बॉडी से एक पॉइंट पे कनेक्टेड होगी और इन्हीं की वजह से जो है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है जो दो स्मूथ मसल्स हैं उनके बीच में ट्रेवल करेगी, ठीक है। डेंस बॉडीज जो हैं बीच में एक जगह पे जुड़ी हुई हैं और उनकी वजह से जो दो मसल्स फाइबर हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ट्रेवल करती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास दिया हुआ कि जो एक्टिन है, ठीक है, एक साइड पे तो फिलामेंट्स डेंस बॉडी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और दूसरा जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं उनके बीच में ही आपके पास मायोसिन प्रेजेंट है, ठीक है। मायोसिन का जो मॉलिक्यूल है वो मायोसिन जो है वो इधर ही प्रेजेंट है, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट्स के बीच में ही। और उसके बाद आपके पास क्या है कि लिखा हुआ है कि आपके पास एक्टिन और मायोसिन की आपके पास कॉन्सेंट्रेशन जो है उसकी कंपैरिजन हुआ है कि आप जहाँ पे आपके पास एक मायोसिन पड़ा है, ठीक है, उसकी जगह आपके पास 5 to 10 एक्टिन ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 एक्टिन है और उनके बीच में एक मायोसिन पड़ा होगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके पास। उसके बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ से बनेगा कि द डेंस बॉडीज ऑफ द स्मूथ मसल सर्व द सेम रोल एज जी डिस्क इन द स्केलेटल मसल। कि स्केलेटल मसल में आपके पास जी डिस्क होती थी, ठीक है, मगर स्मूथ मसल में आपके पास जी डिस्क का जो फंक्शन है वो डेंस बॉडीज परफॉर्म कर रही है। उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद आपके पास ये जो 2-4 चीज़ें मैंने इधर लिखी हुई हैं आप आगे पढ़ोगे, बेशक आप अभी से ही लिख लो। वो ये कि स्केलेटल मसल में आपके पास जी डिस्क होती थी, ठीक है, और इधर आपके पास स्मूथ मसल में डेंस बॉडीज हैं। स्केलेटल मसल में आपके पास ट्रोपोनिन होता था, इधर स्मूथ मसल में आपके पास कैल्मोजुलिन है, ठीक हो गया। स्केलेटल मसल में आपके पास टी ट्यूब्यूल होता था, यहाँ पे आपके पास स्मूथ मसल में कैव्यूले है, ठीक है, और स्केलेटल मसल में आपके पास साइनेप्स होता था और इधर आपके पास स्मूथ मसल में कॉन्टैक्ट जंक्शंस हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। स्केलेटल मसल में जी डिस्क, स्मूथ मसल में डेंस बॉडी, स्केलेटल मसल में ट्रोपोनिन, स्मूथ मसल में कैल्मोजुलिन, स्केलेटल मसल में टी ट्यूब्यूल, स्मूथ मसल में कैव्यूले, स्केलेटल मसल में साइनेप्स, स्मूथ मसल में कॉन्टैक्ट जंक्शन, ठीक है। ये MCQs के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये 4 चीज़ें आप लिख लो। उसके बाद आपके पास एग्जांपल दी हुई है आपके पास मल्टी यूनिट स्मूथ मसल की और यूनिटरी स्मूथ मसल की। मल्टी यूनिट में आप देखोगे हर फाइबर अलग अलग पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके पास हर फाइबर अलग अलग पड़ा हुआ है और उसको हर फाइबर को अलग नर्व इनर्वेट करेगी। मगर जो यूनिटरी स्मूथ मसल है वो सारे फाइबर्स जो हैं एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और वो एज ए सिंगल यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास यही फिजिकल स्ट्रक्चर स्मूथ मसल का जो मैं आपको बता चुकी हूँ वही है। अच्छा, इसके बाद आपसे इधर पूछ सकते हैं आपके पास पेपर में कि पेपर में नहीं पूछते वैसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि स्केलेटल मसल की जो अरेंजमेंट है, ठीक है, और स्मूथ मसल की जो अरेंजमेंट है, स्मूथ मसल की अरेंजमेंट क्यों उस तरह है जिस तरह ये है, ठीक है, उसका बेनिफिट क्या है। उसका ये आंसर है कि स्मूथ मसल की अरेंजमेंट इस तरह की होने का ये है कि इट अलाउज स्मूथ मसल सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज मच एज 80% ऑफ देयर लेंथ इंस्टेड ऑफ बीइंग लिमिटेड टू लेस देन 30% एज ऑकर इन स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो वो अपनी लेंथ से 30% से ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, मगर जो आपके पास स्मूथ मसल है वो 80% जो है अपनी लेंथ से छोटा हो सकता है, ठीक है। ये इस अरेंजमेंट का फ़ायदा है जो आपके पास इधर लिखा हुआ है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं
कॉन्ट्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसको आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, इसमें जो आपके पास हेडिंग्स दी हुई है ना, ये आपके पास याद हो तो काफ़ी है, ठीक है। स्लो साइक्लिंग ऑफ द स्लो साइक्लिंग ऑफ द मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस, ठीक है। स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स 1 टाइम इन 10 सेकेंड्स वेयर एज स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स 1 टाइम इन 300 सेकेंड, ठीक हो गया। कि आपके पास जो क्रॉस ब्रिजेस बनती हैं मायोसिन और एक्टिन की, ठीक है, और उसके बाद उनका ब्रेकअप होता है, ठीक है, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उनकी वजह से ये स्केलेटल मसल में फास्ट है, स्मूथ मसल में ये स्लो है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद लो एनर्जी रिक्वायरमेंट टू सस्टेन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्मूथ मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको ज़्यादा देर तक रखने के लिए आपके पास कम एटीपी की ज़रूरत है, वेयर स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन उसी तरह रखने के लिए आपके पास ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत होती है, ठीक है। स्मूथ मसल में इतनी एटीपी की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद तीसरा आपके पास क्या है, अच्छा, स्लोनेस ऑफ ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द टोटल स्मूथ मसल टिश्यू, ठीक है, ठीक है। आपके पास जो ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, वो आपके पास स्लो होता है, ठीक है। इधर आप ये भी याद कर लो, बस इतना ही पॉइंट याद कर लो तो काफ़ी है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये आपके पास इंपॉर्टेंट जो इस पैराग्राफ में वो ये है कि द स्लो ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल एज वेल एज इट्स प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। दो चीज़ें आपको इधर पता चलिए कि स्मूथ मसल में स्लो ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है और प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। कि जो कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है वो स्लो होती है, मगर जब वो हो जाती है तो उसके बाद वो बहुत देर तक सस्टेन्ड रहती है, ठीक है। और इसकी वजह क्या है, इसकी ये वजह है कि आपके पास उसकी जो एक्टिन और मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस थी वो बहुत आस्ता आस्ता जो है एक दूसरे से ब्रेक होती हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा वो जुड़ जाती हैं जब, तो वो बहुत देर तक आपके पास उसी तरह रहती हैं, उसी तरह सस्टेन्ड रहती हैं, सही है। तो आपके पास द स्लो ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल होता है और फिर प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है। एक तो स्लो कॉन्ट्रैक्शन आपके पास शुरू होती है और जब वो हो जाती है तो आपके पास बहुत देर तक वो रहती है, ठीक है। ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द मैक्सिमम फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज ऑफन ग्रेटर इन स्मूथ मसल देन इन स्केलेटल मसल, ठीक है। ये भी आपके पास याद होना चाहिए। चौथा पॉइंट, इधर से लेके इधर तक आपके पास सिर्फ आपने जो हाईलाइटेड आपके पास ब्लैक में दिए हुए हैं ये पॉइंट्स आपने बस याद कर लेने हैं, ठीक है। द लैच मैकेनिज्म फैसिलिटेट्स प्रोलॉन्ग्ड होल्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है। उसके बाद पहले से आपको पास जो बताया हुआ था कि आपके पास जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो बहुत देर तक सस्टेन रहती है, ठीक है। वो क्यों सस्टेन रहती है, लैच मैकेनिज्म है, ठीक है। लैच मैकेनिज्म का मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास एक दफ़ा मायोसिन एक्टिन से बाइंड हो गया है, ठीक है, तो वो बाइंड ही रहेगा चाहे आपके पास एटीपी कम ही क्यों ना हो। ये आपके पास लैच मैकेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ लैच मैकेनिज्म, ये आपको आनी चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ द लैच मैकेनिज्म इज दैट इट कैन मेंटेन प्रोलॉन्ग्ड टोनिक कंट्रैक्शन इन स्मूथ मसल फॉर हॉर्स विद लिटिल यूज ऑफ एनर्जी। कि आपके पास चाहे एनर्जी कम हो मगर आपके पास जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा देर के लिए सस्टेन करने के लिए ये पॉसिबल है लैच मैकेनिज्म की वजह से, ठीक है। तो ये जो आपके पास 5 पॉइंट्स हैं ये आपको आने चाहिए। उसके बाद स्ट्रेस रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल, स्ट्रेस रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल जो है इसका आपके पास पहले तो एक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये कौन कौन से ऑर्गन्स में होती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास स्ट्रेस रिलैक्सेशन का मतलब क्या है ये हम डिस्कस करते हैं। अब आप सोचो कि आपके पास ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर का एक कांस्टेंट प्रेशर है जिस पे वो इस प्रेशर को मेंटेन रखता है, ठीक है। वो प्रेशर है P, ठीक हो गया। अब स्ट्रेस रिलैक्सेशन क्या है, जब आपके पास यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी है तो उसका प्रेशर है P, सही है। तो जैसे ही आपने इसमें यूरिन डाला है, ठीक है, इसमें वॉल्यूम यूरिन की इंक्रीज हो गई है, ठीक है। वॉल्यूम आपके पास हो गई है V, मतलब पहले आपके पास 0 वॉल्यूम थी, अब आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज हो गई है। जैसे ही वो वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो आपके पास स्मूथ मसल के जो स्मूथ मसल्स हैं वो स्ट्रेच होंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मगर वो प्रेशर इंक्रीज होने के 15 से 20 सेकंड बाद वो प्रेशर वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। वो P पे वापस आ जाएगा जो उसका नॉर्मल प्रेशर था। मतलब आपने वॉल्यूम तो इंक्रीज कर ली है, उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हुआ था, मगर 15 से 20 सेकंड के बाद वो प्रेशर वापस नीचे आ गया है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप इसमें दोबारा और यूरिन डालोगे, ठीक है, और आप इसकी वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, दोबारा आपका प्रेशर इंक्रीज होगा
मगर 15 से 20 सेकंड बाद वो दोबारा नीचे चले जाएगा नॉर्मल प्रेशर जो है उसका उस पर ही चला जाएगा, ठीक है। इसका ये फ़ायदा है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इस स्ट्रेस रिलैक्सेशन फिनोमेना की वजह से आप अपने हॉलो ऑर्गन का वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हो, मगर उसमें प्रेशर का इतना चेंज नहीं आता, ठीक है। प्रेशर आप वही मेंटेन करते हुए अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास स्ट्रेस रिलैक्सेशन का फिनोमेना नहीं होता तो आपकी वॉल्यूम इंक्रीज होती रहती और उसके साथ प्रेशर भी इंक्रीज होता रहता, और उस प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से वो आपका ऑर्गन बर्स्ट कर सकता था, ठीक है। उस चीज़ से बचाने के लिए आपके पास स्ट्रेस रिलैक्सेशन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, कि आपकी वॉल्यूम तो इंक्रीज होती रहे मगर आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है, प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाए। ये लिखा हुआ है द स्ट्रेस रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल इंपॉर्टेंस इज दे अलाउ अ हॉलो ऑर्गन टू मेंटेन अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर इनसाइड इट्स ल्यूमेन डिस्पाइट सस्टेन्ड लार्ज चेंजेस इन वॉल्यूम। ये आपको याद होना चाहिए। और इसकी एग्जांपल क्या है कि यूरिनरी ब्लैडर में होता है, ठीक है। उसके बाद आप आगे आ जाते हो, रेगुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बाय कैल्शियम आयंस, ठीक है। इसमें जो इधर आपके पास जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही है कि द इनिशिएटिंग स्टिमुलस फॉर मोस्ट स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज एन इंक्रीज इन इंट्रासेल्युलर कैल्शियम आयन जस्ट लाइक स्केलेटल मसल। उसमें भी कैल्शियम आयन इंक्रीज होते थे तो आपके पास इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती थी। स्मूथ मसल में भी कैल्शियम आयन इंक्रीज होंगे तो आपके पास इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं कैल्शियम आयन कंबाइन विद कोलमोजुलिन। ये जो आपके पास दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। आपने जो चीज़ करनी है वो आपने ये डायग्राम अच्छे से देखनी है, उसके बाद ये पढ़ना है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता देती हूँ इधर है क्या। सिंपल वर्ड्स में आपके पास यही है कि आप सपोज करो यहाँ पे आपके पास स्केलेटल मसल में कैल्शियम, स्मूथ मसल में, ठीक है, आपके पास स्टिमुलस आया है, ठीक है। अब उस स्टिमुलस की वजह से आपके पास स्मूथ मसल में कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है। पहला स्टेप क्या है, कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मसल फाइबर के अंदर ज़्यादा हुई है। जैसे ही वो कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुई है, स्केलेटल मसल में तो आपके पास वो जाके ट्रोपोनिन से बाइंड करता था ना कैल्शियम, मगर स्मूथ मसल में वो ट्रोपोनिन है ही नहीं, तो आपका जो कैल्शियम है वो जाके कैलमोजुलिन से बाइंड करता है, ठीक है। कैलमोजुलिन ट्रोपोनिन की जगह एक और प्रोटीन है जो आपके पास स्मूथ मसल में होती है, ठीक है। स्केलेटल मसल में ट्रोपोनिन थी और स्मूथ मसल में कैलमोजुलिन है। कैल्शियम जाके कैलमोजुलिन के साथ बाइंड करेगा और आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, उसको आप कहोगे कैल्शियम कैलमोजुलिन कॉम्प्लेक्स। अब ये कैल्शियम कैलमोजुलिन कॉम्प्लेक्स जो है इसका क्या फंक्शन होता है, आपके पास एक एंजाइम है मायोसिन लाइट चेन काइनेज, ठीक है। ये इनएक्टिव होता है, ठीक है। कैल्शियम कैलमोजुलिन कॉम्प्लेक्स जो है वो जाके इससे बाइंड करता है और ये जो है फिर एक्टिवेट हो जाता है, मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो है ये एक्टिवेट हो जाता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है मायोसिन लाइट चेन काइनेज कि जब भी ये एक्टिवेट होता है तो ये मायोसिन जो आपके पास था उसकी फॉस्फोराइलेशन करवा देता है, ठीक है। जैसे ही मायोसिन की फॉस्फोराइलेशन होती है तो वो एक्टिवेट हो जाता है और वो एक्टिवेट होके एक्टिन के साथ बाइंड कर लेता है, और जब वो एक्टिन के साथ बाइंड करता है तो आपके पास वही जो शॉर्टनिंग का चक्कर था, शॉर्टनिंग जिस तरह होती थी वही शुरू हो जाती है। तो इधर आपके पास ओवरऑल आपके पास क्या है, पहले आपके पास कैल्शियम है, कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई है, कैल्शियम जाके कैलमोजुलिन के साथ बाइंड किया है, कैल्शियम कैलमोजुलिन कॉम्प्लेक्स बनाया है। कैल्शियम कैलमोजुलिन कॉम्प्लेक्स जो है वो इनएक्टिवेटेड मायोसिन लाइट चेन काइनेज के पास गया है, उससे बाइंड हुआ है और उसको एक्टिवेट करवा दिया। अब जो एक्टिवेटेड मायोसिन लाइट चेन काइनेज है वो जो है मायोसिन के पास गया है और उसकी फॉस्फोराइलेशन करवा दिया। अब मायोसिन की फॉस्फोराइलेशन हुई है तो वो एक्टिवेट हो गया और उसकी एक्टिवेशन के बाद वो एक्टिन के साथ बाइंड किया और एक्टिन के साथ बाइंड किया तो आपके पास वही क्रॉस ब्रिज बनी है और आपके पास शॉर्टनिंग का प्रोसेस शुरू हो गया, ठीक हो गया। ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने अगले पैराग्राफ में, वो है सोर्स ऑफ कैल्शियम आयन दैट कॉज कॉन्ट्रैक्शन। इसमें आपके पास डिफरेंस दिया हुआ है। आपके पास स्केलेटल मसल में जैसे आपके पास कैल्शियम था, ठीक है, वो ज़्यादातर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होता था। तो जो स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती थी तो आपके पास ज़्यादातर जो कैल्शियम था वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलता था, ठीक है। मगर आपके पास स्मूथ मसल में जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इतना डेवलप नहीं होता, तो आपके पास कैल्शियम की जो स्टोरेज है स्मूथ मसल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वो कम होती है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होती है आपके पास स्मूथ मसल की, उसके लिए आपके पास कैल्शियम जो है ज़्यादातर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आता है, ठीक है। इधर आपके पास दिया हुआ है कि स्मूथ मसल जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू स्मूथ मसल के अंदर। तो कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो है आपके पास जो है कैल्शियम वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से रश करके अंदर आता है स्मूथ मसल के अंदर,
और फिर आपके पास कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। जहाँ तक कि स्केलेटल मसल जो था उसमें आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ज़्यादा कैल्शियम आता था, ठीक है। और ये जो टाइम जो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन से पहले टाइम होता है थोड़ा सा, जिस टाइम में आपके पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से कैल्शियम आयन स्मूथ मसल फाइबर के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है, उस टाइम को आप कहते हो लेटेंट पीरियड। और ये जो लेटेंट पीरियड है स्मूथ मसल के लिए ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल, क्योंकि स्मूथ मसल के लिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयन बाहर से आने हैं, उनको ज़्यादा टाइम चाहिए, तो वो लेटेंट पीरियड इंक्रीज है। मगर स्केलेटल मसल जो है उसको बाहर से कैल्शियम आयन की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले से ही बहुत ज़्यादा डेवलप है, तो उसको लेटेंट पीरियड उसके लिए कम है, ठीक है। इधर आपके पास यही लिखा हुआ है। उसके बाद आपके पास लिखा है रोल ऑफ स्मूथ मसल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।